नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अदरवाइज के ब्लॉग चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, चैनल का नाम पे ना जाइए। ये टॉपिक जो भी आपको मिलने वाले हैं सभी के सभी आपके केमिस्ट्री से मिलने वाले हैं और आगे चलकर और भी सारे सब्जेक्ट्स पे मिलेंगे। तो फिलहाल 12 की जो केमिस्ट्री है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कन्फ्यूजन भी बना रहता है हर एक टॉपिक में, और उसके परिभाषा को भी लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि जिस प्रकार आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक में आपको परिभाषा बहुत ज़्यादा कठिन, मतलब आपको कठिन लगेगा पढ़ने में। तो उन चीज़ों को मैं आसान बनाने के लिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ यहाँ पर ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है। और बाकी और भी अभिक्रियाएं हैं, जैसे फ्रैकलैंड अभिक्रिया हो गई, ग्रिग्नार्ड से संबंधित हो गई, विलियमसन से संश्लेषण वाली ईथर जो अभिक्रिया है, और ऐसे ही तमाम अभिक्रियाओं के बारे में आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो टॉपिक है यह आपके 12 की केमिस्ट्री से है। तो यानी कि आप समझ के चलिए कि 12 के जो भी केमिस्ट्री से जो भी टॉपिक होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके समझ बेहतर बनाने के लिए भी, तो यहाँ पर जो ऊर्जा अभिक्रिया है कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और ये 100% पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। इसको थोड़ा घुमाकर भी पूछ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखते हैं क्या है यह अभिक्रिया। तो समझिए, शुष्क अभिक्रिया। शुष्क अभिक्रिया कह रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, यानी शुष्क ईथर क्या होता है। तो ईथर के बारे में अगर नहीं जानते तो विलियमसन ईथर संश्लेषण वाला टॉपिक देख लीजिएगा, वह वहां पर जो ईथर प्राप्त किया गया है वैसा ही ईथर है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति का मतलब हो गया कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह। और कैटलिस्ट का अर्थ होता है क्या, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा और घटा सकता है। मतलब वो क्या रहता है, भाग लेता है लेकिन इनडायरेक्टली लेता है, मतलब डायरेक्टली वो भाग नहीं रहता है। वो क्या करेगा, उत्प्रेरित करता अभिक्रिया को, इसलिए उसे उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। सो उसी तरह का कार्य इसका है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु, यानी सोडियम को पता है कितना सक्रिय धातु है, तो सोडियम को अगर क्या करते हैं एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो उच्च सदस्य का क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। तो आप अगर 11 क्लास में भी अगर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो आपका अंतिम वाला जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उस वाले चैप्टर में आप एल्केन को बनाने की जो विधि है उसमें ऊर्ज अभिक्रिया जरूर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, या जो पढ़ चुके होंगे इस चीज को जानते भी होंगे। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या लेंगे हम, सोडियम की कराएंगे, और किसके साथ, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है भाई, एल्किल जो आपका एल्किल हैलाइड है उसके अंतर्गत क्या होता है, एल्केन की तरह होता है, बस एक हाइड्रोजन की कमी रहती है। तो मान लीजिए मैं एल्किल हैलाइड लेता हूँ, CH3Cl लेता हूँ। Cl इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप हैलाइड की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ब्रोमीन ले सकते हैं, आप चाहें तो फ्लोरीन ले सकते हैं, आप चाहें तो आयोडीन ले सकते हैं, बट सबसे ज्यादा अच्छा रहता है आपके पास क्लोरीन लेना, क्योंकि ज्यादा ये सक्रिय माना जाता है। उसके साथ हम क्या करेंगे, सोडियम की अभिक्रिया कराएंगे। और सोडियम की अभिक्रिया जब हम कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे हमें क्या प्राप्त होगा, उच्च सदस्य का एल्केन प्राप्त होगा। एल्केन प्राप्त होगा तो इसका मतलब हमें सह उत्पाद के रूप में भी कुछ प्राप्त होगा। तो अभी ध्यान दीजिए, ये अगर CH3 आपको दिख रहा होगा तो यहाँ क्लोरीन भी है, ये माइनस में और ये प्लस में। ऐसा क्यों भाई, तो क्लोरीन जो होता है वो आपका ग्रुप जो 17 पीरियोडिक टेबल का उसका तत्व है, और उसमें जो भी तत्व होते हैं सभी के सभी निगेटिव होते हैं, यानी कि ऋणात्मक होते हैं। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्लियर सी बात है, ये हमारा धनात्मक के रूप में रहेगा। तो इस चीज को हम अगर लेते हैं तो क्या यह धनात्मक है और यह भी धनात्मक है, इनकी अभिक्रिया हो सकती है, तो नहीं, क्योंकि धनात्मक और धनात्मक के बीच अभिक्रिया होना एकदम, मतलब आप समझिए कि ना के बराबर है। बहुत जगहों पे होती है बट वो कंडीशन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर बोलेंगे इम्पॉसिबल। तो फिर किससे होगी, तो इसकी अभिक्रिया सोडियम और क्लोरीन के साथ में होगी। तो क्या लेंगे, NaCl लेंगे। अच्छा ठीक है, जब NaCl ले लेंगे तो हमने तो कहा कि उच्च सदस्य का एल्केन प्राप्त होगा। तो बताइए एल्केन के लिए हमें क्या चाहिए, एल्केन के लिए हमें क्या चाहिए, एल्केन के लिए हमें हमारा जो सूत्र होना चाहिए CnH2n+2 पे फिट होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर तो हमारे पास एल्किल अभी बच रहा है। फिर हम क्या करेंगे, और कुछ नहीं करना, इसकी क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे इसका मतलब क्लोरीन भी हमारा 2 है तो सोडियम भी हमारा 2 लेना पड़ेगा। तो इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2NaCl। अब बचा क्या, 2 एल्किल, 2 एल्किल बचा तो CH3, और यहाँ पर क्या लेंगे CH3। अब इसको चेक करिए, यहाँ पर 2 कार्बन है, कार्बन को जो है N मानते हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे C2, और ये देखिए 2 रख लिए तो 2 दूनी का क्या होना चाहिए 4, यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 दूनी के 4 और 4 2 कितना हो गया 6,
यानी ये क्या बन जाएगा हमारा C2H6। तो इसको चेक करिए, 2 1 और 1 2 और 3 3 6, यह भी यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H6 हो जाएगा। इसका मतलब इस पे पूरी तरह से संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये आएगा, ये क्या आएगा, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पर CH3 लिख सकते हैं। यह आपका क्या है, एल्केन समूह का नाम क्या रखेंगे, 1 2 2 कार्बन है तो इसका एथेन रख देंगे। तो इस तरह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ऊर्जा अभिक्रिया के द्वारा एल्केन, ठीक है, और सह उत्पाद के रूप में NaCl प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम समझ चुके हैं ऊर्जा अभिक्रिया को। आगे चलकर और भी अभिक्रियाओं को सीखेंगे, समझेंगे। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसको कमेंट में बता सकते हैं, जो भी आपका मन करेगा टॉपिक, केमिस्ट्री से रिलेटेड या आप कक्षा 10 के केमिस्ट्री से रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, या आपके 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है आपका टॉपिक जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, और अगर 11वीं कक्षा में उससे भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तभी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।